Hello my dear children, today I am start new chapter Standard 8 Subject SST Unit 6 Effects of the British Rule in India। ब्रिटिश रूल के इंडिया में क्या इफेक्ट्स पड़े थे इसके बारे में हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर चैप्टर 6 इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या इफेक्ट्स पड़ा था इंडिया पर ब्रिटिश रूल का। ठीक है, अरुणा was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework। अरुणा न्यूज़पेपर पढ़ रही है मॉर्निंग में, जबकि जो उसकी डॉटर जो पूर्वा है वो उसके पास में बैठ के होमवर्क कर रही होती है। अरुणा लाउडली तेज से पढ़ती है रिवॉल्यूशन इन लीबिया। वो तेज लाउडली पढ़ती है कि रिवॉल्यूशन इन लीबिया में क्या हो गया है, लीबिया में रिवॉल्यूशन हो गया है। तो हियरिंग दिस, तो उसको सुनकर पूर्वा बोलती है व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट। मम्मा वो पूछती है कि व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट, पीपल जो है वो रिवॉल्ट क्यों करते हैं, क्यों विद्रोह करते। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है विद्रोह करना। अरुणा आंसर्ड when the needs of people are not satisfied and people face economic crisis they revolt। अरुणा आंसर देती है जब लोगों की उनकी जो नीड्स होती है, उनकी जो आवश्यकता होती है लोगों की, उसको सेटिस्फाई नहीं होते हैं और लोगों वहां के जो लोग होते हैं उनको इकोनॉमिक संकट यानी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे कि ये रिवॉल्ट करते हैं, वो विद्रोह करते हैं। इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसी तरह से जो हमारी कंट्री में भी जब ब्रिटिश रूल था उस समय रिवॉल्ट हुआ था। वो अपनी डॉटर को ये बात बताती है। द कंडीशन ऑफ द पीपल वाज वेरी बैड एंड रिजल्ट इन अ रिवॉल्ट। उस समय ब्रिटिश रूल के टाइम भी क्या था, जो यहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि इन्होंने भी जो इंडियंस थे उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया था। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। तो चलो मैं तुमको बताती हूँ, उसकी मम्मी बोल रही है पूर्वा से, चलो मैं तुमको बताती हूँ उस समय इंडियंस के लाइफ के बारे में। कब, जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था तो उस समय के बारे में उसकी मम्मी उसको बताती है। ठीक है, इंडिया वाज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस टिल द 18th सेंचुरी। जो इंडिया था इकोनॉमिक तौर पे इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉस्पेरियस था, बहुत ही संपन्न देश था 18th सेंचुरी में। The anarchy that followed the death of औरंगजेब to could not weaken it। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो देश में जो अव्यवस्था जो फैली थी, उससे भी जो इंडिया था इतना वीक नहीं हुआ था जितना कि वीक हो गया था कब, जो ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था। It has been admitted by the historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time। इस बात को तो जो उसमें जो हिस्टोरियंस है, जो ऐतिहासिक लोग हैं, वो भी मानते हैं कि इतना इफेक्ट उस समय वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन और टेक्निक्स पे और जो उसके ऑर्गेनाइजेशंस थे ट्रेड के इंडिया में, वो भी अनमैच्ड नहीं हुए थे उस समय में जितना कि ब्रिटिश के आने के बाद हुआ था। द सेम कंट्री इंडिया बिकम पुअर एंड bankrupt during the nearly 2000 year of British rule। बट यही कंट्री जो थी जब ब्रिटिश रूल आया, जो 2 साल तक हमारे इंडिया में जो 2 साल तक जो ब्रिटिश रूल रहा, उसने इस कंट्री को क्या किया, बहुत ही गरीब बना दिया। एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 2 सालों के अंदर, जो 2 साल यहाँ पे ब्रिटिश का राज रहा उस समय। इट बिकम द कंट्री दैट supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished products of the factories in India। अब यहाँ पे it become a country, ये जो अपनी जो इंडिया जो कंट्री, यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई किया जाता इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में क्या था, ऑफर्ड एक लार्ज मार्केट ऑफर दिया गया जो कि वहां जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड की, उसके लिए। ठीक है, यहाँ इसका मतलब कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स थे उसको इंग्लैंड में भेजा जाता था, वहां से फिर जो फैक्ट्रीज थी वहां पे उसको पूरी तरह से तैयार करके फिर इंडिया में लाकर उसको डबल रेट पे यहाँ पे वो लोग सेल करते थे।
जिससे वो इंडिया से बहुत सारा पैसा वो लेते थे। ठीक है, इसमें आपका ये इस बारे में नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ peasants and agriculture during the British rule. The British got a new opportunity to increase their the British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the Diwani rights to collect and land revenue of Bengal, Bihar and Odisha. ब्रिटिश जो रूल थी उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई इनकम इनकम की। वो कैसे मिली इनको, जो उनको बंगाल और बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, जिसमें ये वहां से टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, जिससे कि क्या हुआ, इनको एक नया इनकम का स्रोत मिल गया। ठीक है, सोर्सेज मिल गई इनकम की। दे स्टार्टेड exploiting peasants to earn more revenue. अब वो क्या करें, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड एज ए रिजल्ट द peasants become poorer. अब जो ये रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा वो कलेक्ट करने लगे, जिससे इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो यहाँ पे जो लोग थे वो क्या हो गए, वो गरीब बनते चले, गरीब हो गए। Many times the peasants and had to sell their jewelry to pay the revenue. बहुत ऐसा होता था कि ये लोग इनको जो अपना बहुत बार तो ऐसा होता, जब इनको अपना टैक्स पे करना होता था, इनको जो रेवेन्यू पे करनी पड़ती थी, तो इनके पास नहीं होते थे पे करने के लिए इनके पास पैसे, तो ये क्या करते थे, अपनी ज्वेलरी देकर ये उस टैक्स को पे करते थे, रेवेन्यू को पे करते थे। ठीक है, a large number of peasants had to borrow money from the moneylenders and consequently fell into the debt trap. इससे क्या, एक बड़ी संख्या में जो लोग थे यहाँ के, वो क्या हुए, वो मनी लैंडर्स उनसे उनको उधार लेना पड़ा, उनको कर्ज लेना पड़ा। जो ये कर्ज लेने मनी लैंडर से कर्ज लेने जाते थे, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इस कर्ज में डूबते चले गए थे, क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू पे करना होता था। इसके लिए वो मनी लेंडर से कर्ज लेते थे। जब वो एक बार कर्ज लेना शुरू करते थे, तो इसको पे करते करते वो उस कर्जे में डूबते चले जाते थे। फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया। जो किसान थे, उन्होंने अपनी जमीन भी बहुत जमीन खो दी थी। जो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, खेती को भी बहुत सारा नुकसान हुआ था इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में। मोर ओवर बंगाल witnessed a terrible famine in the year 1770s in which lakhs of people died in starvation. अब क्या हुआ, जो मोर ओवर जो बंगाल में बहुत भयानक सूखा पड़ा था, जिसमें कि क्या हुआ था, लोगों को खाने तक की कमी हो गई थी। तो जो कि 1770 CE में हुआ था, जिसमें कि लाखों लोग भूख के कारण मर गए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्फोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आए थे, इन्होंने इन्फोर्स किया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का। इन्होंने कौन सा एक्ट का ऑर्डर पास किया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसमें कलेक्ट रेवेन्यू का, जिसमें लोगों को अब इसमें आगे मैं आपको बताती हूँ। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स्ड रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। The zamindars, landlords were given the permanent rights of lands and revenue collection. This is how a class of landlords loyal to the company was created. This act also ensured the income of the company. Against this, peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. अब जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इन्फोर्स कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया था रेवेन्यू कलेक्शन का। इसमें क्या था बेटा, इसमें जो कंपनी ने एक रेवेन्यू एनुअल मतलब साल का एक एनुअल रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, कि जो कि उनको पे करना ही था एक साल में। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश रूल ने, उन्होंने जमींदार जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको परमानेंटली अधिकार दे दिया गया था कि वो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, जो वहां से जो जमींदार थे उनसे। दिस इज हाउ, इसका क्या हुआ, दिस इज हाउ द क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी बास्केट। इसके बदले में क्या हुआ, इसके कारण जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लॉयल हो गए कंपनी की ओर, मतलब पूरी निष्ठा से वो काम करने लगे कंपनी के लिए। इस एक्ट ने क्या करी, ऑल्सो इंश्योर द इनकम ऑफ कंपनीज ने, इस एक्ट ने क्या करी, जो कंपनी की जो इनकम थी उसको और सिक्योर कर दिया, उसको और बढ़ा दिया।
अगेंस्ट दिस जो peasants थे, जो यहाँ पे जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो वर्क हार्ड करते थे, कड़ी धूप में भी जमीन को कल्टीवेट करने के लिए खेती करते थे और अनाज उपजाते थे। वो सब क्या हो गया, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई रेवेन्यू टैक्स पे करते करते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। इसका सोशल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा था। वॉरेन हेस्टिंग्स, द पर्सन हु वाज गिविंग द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नोन एज अ कलेक्टर। जो वॉरेन हेस्टिंग जो पर्सन था, उसको ये जॉब दिया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का, इसलिए इसको वहां के कलेक्टर के नाम से भी जाना गया था। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज, और इसको वहां के इस फंक्शन को उसको जज भी कहा जाता था, इस फंक्शन का। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। जो ब्रिटिश सिस्टम ने था, जो ब्रिटिश सिस्टम की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसने हमारे एंशिएंट सिस्टम के जो हमारे सेल्फ रूल थे, जो हमारे खुद की प्रशासनिक व्यवस्था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इन एंशिएंट टाइम्स एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। अब क्या था, जो पहले क्या था कि जो ब्रिटिश सिस्टम से पहले जो था, जो हमारी जो एंशिएंट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब सॉफ्टली चल रही थी, क्योंकि हमारा एक सेल्फ रूल था, हम स्वतंत्र रूप से अपना रूल कर सकते थे, अपनी जिंदगी को जी सकते थे। अब इन द एंशिएंट टाइम एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। जो एंशिएंट समय में, जो प्राचीन समय में क्या था, जो गांव जो थे वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से मतलब स्वतंत्र थे, स्मॉल रिपब्लिक थे, मतलब छोटे तौर पर वो अपने आप में स्वतंत्र थे। ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर विलेज। जो ग्राम पंचायत थी, वो प्रशासनिक यहाँ के राजकाज को, उनकी व्यवस्थाओं को देखती थी। दीज पंचायत वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। ये जो पंचायत थी, उनको बैकबोन कहा जाता था सेल्फ रूल का, अपनी कंट्री का। जो पंचायत थी, उनको सेल्फ रूल का बैकबोन माना जाता था, अपनी कंट्री का। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फॉरेन invasions and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. अब क्या बेटा, इसमें जो ये इंस्टीट्यूशन थे, सारे जो इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो लोकल सेल्फ जो इंस्टीट्यूशन अपने इंडिया में आए, जैसे कि बहुत विदेशी लोग हमारे इस समय में आए, बहुत विदेशियों ने हमारे देश पे आक्रमण किया और अपना शासन चलाया, यहाँ पे अपना पूरा अधिकार जमाया। सल्तनत पीरियड में भी ऐसा हुआ, बट इतनी हानि, मतलब इतना नुकसान कभी भी नहीं हुआ जितना कि ब्रिटिश पॉलिसीज में हुआ था, यानी कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में हुआ था। क्योंकि हमारे इंडिया में तो बहुत से विदेशी आए जिन्होंने भारत को लूटा, पर इतना नुकसान तब भी नहीं हुआ था जितना कि ब्रिटिश रूल के कारण हुआ। जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जब हमारे भारत में आया, तो इसने क्या किया, हमारी पूरी जो हमारी संपदा थी, समृद्धि थी हमारे देश की, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और यहाँ की धन संपत्ति को लूट के वो इंग्लैंड लेके चले गए थे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। अब सोशल रिफॉर्म्स की जो कंपनी ने जो पॉलिसीज बनाई थी, अब उससे क्या हुआ, लोग अपने आप को इनसिक्योर और संदेह में देखने लगे, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। They felt that the government was trying to convert them Christianity and destroy the Indian culture and reason forever. अब यहाँ वे लोग सोचने लगे, जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो कोशिश कर रही है इंडियंस को क्रिश्चियंस में चेंज करने की, बदलने की, और हिंदू का जो धर्म है, उसकी जो संस्कृति है, उसको बर्बाद करने की। People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railway and military. अब जो लोग जो थे यहाँ के, वो सोचने लगे, believed that the Indian social system अब यहाँ के जो ये विश्वास करने लगे थे कि जो यहाँ की जो इंडिया जो मिलिट्री है, यहाँ के जो रेलवे सिस्टम है और जो मिलिट्री है, ये पूरी तरह से जो हमारे जो देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। एंड ऑर्डर वाज पास इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश। अब आगरा में एक ऐसा रूल पास हुआ था कि
जो हर एक जो इंडियन है वो ब्रिटिश को सैल्यूट करे। इफ इट वॉज नॉट डन इट वॉज ए कंसिडर्ड अ क्राइम एंड वॉज liable for punishment. As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. अब जब ये ऑर्डर आया कि हर एक जो इंडियंस है वो ब्रिटिश को सैल्यूट करेगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो एक क्राइम माना जाएगा और उसको पनिश भी किया जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में बहुत ही ज्यादा संख्या में आक्रोश आ गया, उनमें नाराजगी हो गई और वो गुस्सा हो गए ब्रिटिश के प्रति। ठीक है, उनके लिए उनके प्रति बहुत ही गुस्सा आ चुका था इंडियंस में ब्रिटिश के लिए। डिस्ट्रक्शन of India trade and industries. The handlooms of India supplied textiles to the markets of Asia and Europe. हैंडलूम्स के जो आइटम्स थे वो सप्लाइड हो रहे थे द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल्स टू द मार्केट ऑफ एशिया और यूरोप में। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज्ड टू कम टू इंडिया टू परचेज कम्युनिटीज। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। द सॉफ्ट delicate muslin of Dhaka was world famous. A part of textiles commodities such as saltpetre, sugar, etc. were exported in exchange in tremendous amount of bullion, gold and silver. अब द हैंडलूम्स ऑफ द इंडिया सप्लाइड हो रहे टेक्सटाइल्स के थ्रू कौन कौन से मार्केट्स में, एशिया और यूरोप के मार्केट में। जो यहाँ के ट्रेडर्स थे यूरोपियन कंट्रीज के, यहाँ के जो यूज कर रहे थे कम टू इंडिया परचेस कम्युनिटीज, इंडिया की जो परचेस कम्युनिटीज को परचेस करे थे यहाँ के माल को। तो इंडियन मेड जो इंडिया के जो लोग थे वो जूट, सिल्क, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल्स को पर हाई डिमांड थी इनकी विदेशों में, यूरोपियन मार्केट्स में। जो यहाँ के जो अपने इंडिया में जो कम्युनिटीज थी, कौन कौन सी कम्युनिटीज थी, सिल्क, जूट और वुलन और कॉटन की जो टेक्सटाइल्स थी इनकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। द सॉफ्ट और डेलिकेट मुस्लिन ढाका वाज वर्ल्ड फेमस। जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है मुस्लिन ऑफ ढाका का वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। अ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल्स कम्युनिटी सच एज साल्ट। इसके अलावा जो टेक्सटाइल की जो कमोडिटीज थी जैसे कि saltpetre, sugar, etc. were exported in exchange the tremendous amount the bullion, gold and silver को भी यहाँ से भेजा जाता था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। कहाँ पे? यूरोपियन कंट्री और एशिया। अब इसमें पहले में क्या था कि जब यहाँ अपने इंडिया से जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता था उसके बदले हमें गोल्ड और सिल्वर हमें मिलते थे, हमें वहां से भी मिलते थे। बट जब ये द होल सिनेरियो चेंज एज अ ब्रिटिश रूल वाज इम्प्लीमेंटेड। बट जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे मेंशन हुआ तब क्या हुआ, यहाँ का पूरा सिनेरियो जो यहाँ का जो पूरा सिनेरियो था वो पूरा चेंज हो गया। द फ्लो ऑफ बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिजर्व। जो गोल्ड और सिल्वर के जो हमें वहां से जो हमें मिलते थे वो पूरी तरह से रिजर्व हो गए। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। द ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीज एज पर टूडेज स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग द रूल। जिस समय रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश की, तो उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने केवल बंगाल से 500 करोड़ रुपीज पर टूडेज वहां से लिए थे। जस्ट इमेजिन, अब बस ये इमेजिन करो, द वेल्थ द ब्रिटिश शुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। अगर उसने सिर्फ बंगाल से पर डे 500 करोड़ रुपीज अगर उसने लिए होंगे तो उसने पूरी जो कंट्री उसने कितने वेल्थ यानी कि यहाँ की कितनी सारी वेल्थ, यहाँ की कितनी संपत्ति वो लोग लेके गए होंगे। ठीक है बेटा। विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। अब क्या था, इसकी हेल्प से रॉ मटेरियल्स के यहाँ से प्रोड्यूस करके वो लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से वो मनी कलेक्ट कर रहे थे और अपने जो इंग्लैंड की जो बिजनेस था और उसकी इंडस्ट्रीज को क्या कहते थे उसको बढ़ावा दे रहे थे, उसको और प्रोस्पोर्ट कर रहे थे। देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, और जिससे वहां की जो मिल्स थी वो प्रोग्रेस हो रही थी। The cloth manufactured in India was imported in India without levying any duty on its, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India. अब जो क्लॉथ इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे थे, जो वहां बन रहे थे, वो इम्पोर्ट किया जाते इंडिया में विदाउट एनी ड्यूटीज के, विदाउट एनी टैक्सेस के। बट जो क्लॉथ है, मतलब जो टेक्सटाइल्स में जो इंडिया में जो बन रहे थे
टेक्सटाइल्स उसमें 80% उसमें क्या लगाया जा रहा था, उसमें टैक्स लगाया जा रहा था, जो कि इंडिया में ही जो माल बन रहे थे, जो टेक्सटाइल्स के माल जो इंग्लैंड से आते उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, और जबकि जो इंडिया में जो माल रेडीमेड जो तैयार किए जाते थे उस पर 80% टैक्स लगाया जाता था, जो कि इंडिया में जो कपड़े मैन्युफैक्चर्ड होते थे। इसका एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल्स मेड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट में जो इंडिया के द्वारा जो निर्मित कपड़े होते थे वो ज्यादा कॉस्टली होने लगे इंडियन मार्केट में। The Indian handicrafted and cottage industries could not withstand the competition and they could not sustain themselves. अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा बेटा, जब यहाँ पे इसका रिजल्ट हुआ, जो यहाँ की जो टेक्सटाइल्स कंपनी थी वो पूरी लॉस में जाने लगी, क्योंकि यहाँ पे उनसे 80% पे टैक्स लिया जा रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। जिससे कि जो इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे, जो कि हस्त कलाकार थे, जो हाथों से कलाकारी करते थे, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लोग थे, जो कुटीर उद्योग वाले थे, वो पूरी तरह से उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से मतलब सरवाइव नहीं कर सके। वो अपनी उस लाइफ के साथ उनका पूरी तरह से उनका जो उद्योग था पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और वो इसका वो सामना भी नहीं कर पाए। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये जो सारी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी वो लाइक दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जैसे ग्लास, पेपर, मिनरल्स, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गॉट ruined ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अब जो स्किल बेस्ड जो ये सारी इंडस्ट्रीज थी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, जो ग्लास थे, पेपर थे, मिनरल्स थे, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो इन सब में किसी न किसी उसमें कलाकारी की जरूरत थी, स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी ये सारी। गॉट ruined ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश की पॉलिसीज आने की पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, लाखों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर ऑफ द रूरल एरिया ऑफ इंडिया बिकेम पुअर, और जो एरिया रूरल एरिया में रहते थे, जो कि गरीब लोग थे वो, और जो गरीब लोग थे जो रूरल एरिया में थे वो और भी गरीब होते चले गए, क्योंकि उनके जो रोजगार थे, उनके जो उद्योग थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, उनका प्रोग्रेस का कोई रास्ता ही नहीं था। इस वजह से वो और भी जो गरीब लोग थे वो और भी गरीब होते चले गए। नेक्स्ट हमारा सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स। व्हेन विलियम बेंटिंग केम टू इंडिया, लिबरल थिंकिंग वाज गेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड। जब विलियम बेंटिंग इंडिया आए तो उनकी जो उस समय जो लिबरल थिंकिंग चल रही थी अपनी जो इंग्लैंड में, उसी सोच के साथ वो इंडिया में भी आए, क्योंकि जो लिबरल थिंकिंग थी उस समय वो इंग्लैंड में वही थिंकिंग चल रही थी, वही थिंकिंग के साथ, उसी सोच विचार के साथ वो इंडिया में आए। दिस वे ऑफ थिंकिंग slowly reached India. Okay, the British rulers started talking interested in the lives of people of India. अब ब्रिटिश रूलर्स उन्होंने स्टार्ट किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया यहाँ के लोगों की जीवन के बारे में जानने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग became quite popular India by introducing few beneficial reforms. जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे quite popular Indian by introducing the few beneficial reforms during his time. जो उस समय जो उनके जो रिफॉर्म्स थे, उस समय जो विलियम बेंटिंग, अब जो विलियम बेंटिंग जब इंडिया आए थे उस लिबरल थिंकिंग के साथ वो इंडिया पहुंचे थे, तो यहाँ के जो ब्रिटिश रूलर जो थे उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया यहाँ की लोगों की लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। जो अब यहाँ जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो इसलिए पॉपुलर इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि जो इन्होंने जो रूल्स बनाए थे इंडियंस बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म, जिन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे उससे इंडियन लोगों को भी फायदा हो रहा था, इसलिए वो पॉपुलर हुए। उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बनाए थे समाज के लिए। During this time, Indians started getting jobs of company administration. Indians were allowed to use their mother tongue in the court of law. इस समय में जो इंडियंस को जॉब मिलनी शुरू हो गई इन कंपनी में, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए इंडियंस को ये अलाउ हो गया कि वो अपनी मदर टंग में कोर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। एंड राजा राममोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती। अब जो राजा राममोहन और जो अदर सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन सब ने ये कोशिश की थी, एफर्ट्स किया था कि किसी भी तरह से जो सती प्रथा की जो प्रथा है उसको स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए। तो बेंटिंग एग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन दिस
बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो विलियम बेंटिंग ने इसको एग्री किया, इस एफर्ट्स को, एंड एक लॉ पास किया 1829 में, जिसमें सती प्रथा पर पूरी तरह से बैन लग गया और इस पे रोक लगाई चली गई। ठीक है। During the time of William Bentinck, the English ruler tried to eradicate the social evils as per the will of the social reforms. विलियम बेंटिंक के समय में जो बहुत सारे जो इंग्लिश रूलर थे वो कोशिश कर रहे थे जो लोगों में सामाजिक इविल्स थे उसको, और उसमें सामाजिक जो ऐसी रिफॉर्म्स जो फैली हुई थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। पर इसका भी जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो रूढ़िवादी क्लास के जो लोग थे, वो इसको भी संदेह की नजरों से देख रहे थे। लेकिन इस समय जो विलियम बेंटिंक के समय में क्या हुआ था ना बेटा, कि बहुत सारे जो इंग्लिश रूलर थे वो भी चाहते थे जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसको खत्म करे, उस पर रोक लगाई जाए या फिर उसको समाप्त किया जाए। पर इसके अलावा भी जो रूढ़िवादी क्लास के जो रूढ़िवादी लोग थे वो इसमें भी सस्पेंस की निगाह से, मतलब उसको एक संदेह की तौर पर उसको देख रहे थे और उसके खिलाफ वो रिवॉल्ट करना चाह रहे थे, विद्रोह करना चाह रहे थे। The company had passed a resolution to spend 1 lakh rupee every year on education. एक कंपनी ने एक रिसोल्यूशन पास किया जिसमें 1 लाख रुपए हर साल एजुकेशन के लिए खर्च किए जाएंगे, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। पर ये लागू नहीं हो पाया। फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंक। फाइनली इसमें एक एजुकेशन कमिटी फॉर्म की गई बेंटिंक के टाइम में, इन द ईयर ऑफ 1834 में। लॉर्ड मैक्यूले थॉट इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैक्यूले ने सोचा कि लोगों को इंग्लिश एजुकेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। However, the educational method advocated by the Macaulay could not benefit the youth. जबकि जो एजुकेशन जो मैकले का जो एजुकेशन मेथड था वो कुड नॉट बेनिफिट, यहाँ के यूथ के लिए बेनिफिट नहीं था। बट इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशिएंट नॉलेज एंड स्किल एंड डेवलप्ड बाय देयर एनेक्सेटर। अब क्या हुआ, जो मैकले ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का रूल लागू कर दिया, पर यहाँ के यूथ के लिए बेनिफिशियल तो नहीं था, पर फिर भी करना था। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो इंडियंस जो थे इन्होंने अपनी उनकी जो प्राचीन जो ज्ञान था, जो उनके पूर्वजों का जो नॉलेज था, जो उनका जो पूर्वजों की जो उनके द्वारा जो सिखाया गया जो भी स्किल्स थे वो लोग भूल गए, तो उस पर उनका कोई ध्यान नहीं गया, उन सबको भी उन्होंने नहीं सीखा। द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वाज अपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ intellectuals and Mahatma Gandhi called it to give millions knowledge of English is to enslave them. जो इस मेथड से क्या हुआ, ब्रिटिश सिस्टम में एक अपोज्ड ऑफ नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, लोगों को इंग्लिश से एजुकेटेड किया जाने लगा था, जिसपे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा इसमें जो लोगों की बहुत अधिक संख्या में लोग इंग्लिश में ही उनको शिक्षा दी जाने लगी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो इंग्लिश में जो लोगों को शिक्षा दी जा रही है, जो नॉलेज दिया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को इंग्लिश का गुलाम बनाया जा रहा है। दैट बाय द रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन, इस तरह से उनको इंग्लिश एजुकेशन को सिखाया जा रहा है। वी हैव इंस्लेव्ड द नेशन, लेटर 3 यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया कि इंग्लिश को इस तरह से सिखाया जा रहा है लोगों को कि वो उसको अपना गुलाम बनाया जा रहा है इंग्लिश। इसलिए इतनी संख्या में इंग्लिश को सिखाया गया था कि जो वहां के लोग थे वो क्या हो गए थे, ब्रिटिश के गुलाम बनते जा रहे थे। तो उसी समय 1957 में उसके बाद 3 यूनिवर्सिटीज की एस्टैब्लिश किए गए 1857 में। द ब्रिटिश कुड गेट द एडुकेटेड वर्क फोर्स ड्यू द इंट्रोडक्शंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जो ब्रिटिश से जो अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश को ऐसे लोग मिलने लगे जो कि इंग्लिश जिनको आती थी, और उनको वर्क करने के लिए भी पब्लिक वर्क करने के लिए भी लोग मिलने लगे, जाकि भी उनको इंग्लिश का ज्ञान हो गया। तब ब्रिटिश के लिए जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में उनको इजी होने लगा, क्योंकि लोग यहाँ जो इंडियंस थे वो इंग्लिश को लिखने और पढ़ने लगे थे, उसको समझने लगे थे। Alongside it is developed a nationalistic thinking among the educated Indians. इसके अलावा क्या हुआ, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित वर्ग थे, उनमें एक राष्ट्रवादी की भावना भी जागृत हो गई। जो एजुकेटेड लोग इंडियंस थे, जो शिक्षित जो भारतीय थे, उनके अंदर, ठीक है। Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication.
बहुत सारी मशीन्स को इन्वेंटेड किया गया, उनको फैसिलिटीज इंडस्ट्रीज को दी गई ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए, एंड कंसिडरिंग द कन्वेंशंस, द रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजीज importance of the military, the Britishers introduced the railway in India. अब कंसिडर किया गया, कन्वेंस भी किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छी ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, और इम्पोर्टेंट जो कि मिलिट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट था और ब्रिटिशर्स के लिए भी, इसलिए रेलवे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, रेलवे लाइंस की भी शुरुआत उन्होंने कर दी थी। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन an effective control on the country to exchange message with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854 CE. अब जो ऑर्डर्स जो ब्रिटिश के ऑर्डर्स थे उसको इफेक्टिव और कंट्रोल करने के लिए और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए लोग मॉडर्न मेथड पोस्ट कर रहे थे और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत की 1854 में सीई में, जिससे कि इनकी जो मैसेज थे और पूरे ऑल ओवर ये उस पे कंट्रोल कर सके और उसको और भी इफेक्टिव बना सके, इसलिए इन्होंने क्या किया, पोस्ट और टेलीग्राफ को लोगों से टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाया 1854 सीई में। देन प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रू अलोंगसाइड, साथ ही साथ इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी लागू करवाया और न्यूज़पेपर भी बंटवाया। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. ये जो रिफॉर्म्स थे, ये जो बदलाव थे, एक्चुअली में तो ये ब्रिटिश रूल ने अपने फायदे के लिए किए थे, बट ये क्या हुआ, ये भारतीय लोगों के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में सामने आया, जो कि नेशनलिज्म, जो कि भारत में राष्ट्रवादी की भावना का ग्रोथ हुआ, मतलब उसका आगमन हुआ। ठीक है, उसकी उपज हुई, नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हैड द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म इन द इंडिया सिंस दे वर मोर फैमिलियर विद द कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड। अब जो क्लास थी जो इंग्लिश एजुकेशन से पूरी तरह से शिक्षित थे, उनको उसके बारे में नॉलेज था, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के जो बदलाव थे और जो नेशनल राष्ट्रवादी की भावना ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। अब जिससे क्योंकि इनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी, जिससे ये क्या हो गया, फैमिलियर हो गया विद द कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड, पूरे दुनिया के कॉन्टेम्पररी से डेवलपमेंट से। ओके, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्राउड पीपल क्लोजर, और जो पोस्ट थे और जो टेलीग्राफ थे, इससे क्या हुआ, लोग और एक दूसरे के करीब आने शुरू हुए, जिससे कि नेशनलिज्म ग्रोथ होने में इनको बहुत बड़ी हेल्प मिली और लोगों में राष्ट्रवादी की भावना जागृत हुई। ओके बेटा, ये चैप्टर आपको समझ